हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू पीसीएस सारथी। और अब हमारे जो हरियाणा पीसीएस के एग्जाम है वो कल ही है, कुछ घंटे बाकी हैं। और अब हमको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को चेक करना है कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमने यहाँ पर छोड़ दी है। तो इसके लिए हम आपके लेकर के आए हैं एक यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलने वाले हैं। और आपने अगर आपने ये टॉपिक छोड़ रखे हैं तो एक बार आप जरूर जाकर के उनको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समय को गवाते नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, जो पंचायती राज है ये कौन से हमारे पार्ट में देखने को मिलेगा, कौन से पार्ट में पंचायती राज है। पार्ट नंबर 6 है, 9 है, 11 है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के तहत 73rd नंबर वाला जो अमेंडमेंट था उसके तहत हमारे यहाँ पर पंचायती राज को जोड़ा गया था। और शेड्यूल नंबर अगर पूछेगा तो शेड्यूल नंबर 11 है, लेकिन हमने पूछा यहाँ पे पार्ट कौन सा है, तो पार्ट नंबर 9 और शेड्यूल 11 में ये जोड़ा गया था। तो पार्ट, भाग, शेड्यूल, अनुसूचियां, अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, अच्छे से रिवीजन कर लो, अभी समय है। क्वेश्चन जरूर यहां से मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। नहीं आता है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। आपको बताना कौन सा कर्तव्य नहीं है। एनसीईआरटी किताब के पीछे आपने वो देखा होगा जो 10 ड्यूटीज लिखी रहती हैं, वही यहां से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो देखिए हमारे यहाँ पर देखेंगे तो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, संविधान और हमारे बाकी की चीजों की रिस्पेक्ट करना है देश की। तो यहाँ पे जो हमारा सार्वजनिक चुनाव है ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है। इतने पूछा था नहीं आता है, तो 1 नंबर के ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कथन और कारण दिया गया है, जरा पढ़ते हैं यहाँ पे। पंचायती राज निकायों में महिलाओं के सीटों का आरक्षण उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। उसका कारण यह दिया गया कि लोकतंत्र की सफलता के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना आवश्यक है। तो यहां पर आपको बताना है कि ए सही है ना, आर उसका सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए असत्य है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लोकतंत्र की सफलता के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना आवश्यक, और इसीलिए पंचायती राज में ये दिया गया। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। आई होप ज्यादा कठिन नहीं था, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था लेकिन कठिन था नहीं। आपातकाल जो है वो हमारे कौन सा नहीं है, नहीं वाले वर्ड पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यहां पर याद रखना है, इनमें पूछा गया कौन सा हमारे इमरजेंसी का प्रोविजन नहीं है। नेशनल इमरजेंसी है ना, स्टेट इमरजेंसी है, डिजास्टर इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। कौन सा जो है वो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल का हिस्सा नहीं है, ये आपको जवाब देना है। तो अगर हम लोग आपातकाल की बात करेंगे तो हमारे जो नेशनल इमरजेंसी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे 352 में है ना। उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टेट इमरजेंसी 356 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। पार्ट नंबर 18 में आप ये पूरा का पूरा पढ़ पाएंगे। ये डिजास्टर इमरजेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। यहां पर आप सी नंबर ऑप्शन लगा सकते पाएंगे। इनमें से कौन सी हमारी एजेंसी है जो भारत में इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में काम करती है। इनमें से हमारी कौन सी एजेंसी है जो राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भी काम करती है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, एनआईए है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट है, या इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो देखिए इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, और इसकी अभी 90वीं बैठक हमारे नई दिल्ली में हुई थी, और इसको ऑर्गेनाइज कराया था या इसके लिए काम करती है वो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी परसों के दिन जो है वो हमारे प्रवीण सूद जी जो है वो सीबीआई के प्रमुख बने। लेकिन अब आपके एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत लेटेस्ट है, इतना लेटेस्ट पूछेगा नहीं। 10-15 दिन तक के पहले का ही पूछा जाएगा करंट अफेयर्स 6 महीने से। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान सभा में जोड़े गए थे। क्या ये हमारे डीपीएसपीज हैं, अनुसूचित ट्राइबल्स हैं, या शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। यहां पर 42वें संविधान संशोधन में आपको बताना क्या जोड़े गए थे। तो देखिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान ने बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की गई थी, और उसमें से एक था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारे जोड़ी गई थी, है ना। पहले 10 थी और इनकी संख्या बाद में 11 हो गई थी। इनमें से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। चार्टर्ड एक्ट है 33 है, चार्टर्ड एक्ट 53 है, 1793 है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग हमारी एक्टिविटीज है उसको खत्म कर दिया था। भाई आप रूल करिए, अंग्रेजों ने ये बोला भाई रूल करिए, आपका काम रूल करना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारे 1833 का चार्टर्ड एक्ट, है ना। इसके तहत हमारे जो ट्रेडिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किस अनुच्छेद में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है।
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कौन से हम आर्टिकल में पढ़ेंगे? 42 से 38 है, 44 है या 45 है, किसमें आप ये पढ़ पाएंगे? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना। तो हमारे यहाँ पर अगर डीपीएसपी अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे आर्टिकल नंबर जो 45 है ये अनिवार्य शिक्षा के बारे में जानकारी देता है। 44 नंबर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। 38 हमारे पब्लिक वेलफेयर में काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और 42 नंबर हमारे ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि जिससे लोग काम करने में रुचि ले। ये 42 नंबर हमारे राज्यों के निर्देशक में बोलता है। इनमें से हमारा कौन सा ऐसा रिट्स है, कौन सी ऐसी हमारी रिट्स है जो हमारे हायर कोर्ट तब लगाती हैं जब लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी केस पर फैसला ले रहे होते हैं। फैसला अभी क्या है? पेंडिंग है। तो उस केस में कौन सा हमारा रिट्स लगाया जाएगा? प्रोहिबिशन है, अधिकार पक्षा है, परमादेश है, या हमारे सेरेसरी है, उत्प्रेक्षण रिट है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सेरेसरी। सेरेसरी का मतलब है जब भी हमारे लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहे होंगे तो ये रिट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं, है ना। जब डिसीजन ले लिया गया है तो उस समय प्रोहिबिशन का इस्तेमाल किया है। केस पेंडिंग है तो सेरेसरी, और ले लिया गया है तो हमारे प्रोहिबिशन। कारखानों में हमारे बच्चों के ऊपर रोक लगाने के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952 और 1951 प्लांटेशन लेबर एक्ट, कौन सा सही नहीं है ये आपको जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सही जवाब की तरफ अगर खोज में निकलेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, बाल श्रम अधिनियम, ये जो है हमारे 1986 में आया था। 1986 में जो है ये हमारा आया था, ना कि 47 में। तो आप इसके ऊपर टिक करके नंबर ले सकते हैं। इनमें से किसने संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोला? एवी डायसी है, सर नाइवर जिगिंस है, केटी शाह है, या सर फ्रांसिस वेबन है? यहां पर किसने जो है वकीलों का स्वर्ग बोला था संविधान को? तो अगर आप संविधान की बात करेंगे तो संविधान एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको वकीलों के लिए यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट को पावर ज्यादा दी गई है, तो यहां पर इसको वकीलों का स्वर्ग बोला था सर आइवर जिंग्स ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कौन सी योग्यता जो है वो होनी आवश्यक है? भारत का नागरिक हो, 10 साल तक वो जज के पोस्ट पर रहा हो हाई कोर्ट में, वो राष्ट्रपति की राय में एक हमारा जूरिस्ट हो, न्याय को जानने वाला बहुत शानदार व्यक्ति हो। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ उसका जो एज का क्राइटेरिया है वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीरियंस मांगता है। सुप्रीम कोर्ट में एक्सपीरियंस, सुप्रीम कोर्ट के जज का हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस मांगता है, मतलब उच्च न्यायालय में एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन वो 10 साल का नहीं, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 10 साल के एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो न्यायाधीश नहीं, एडवोकेट के तरीके अगर उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन न्यायाधीश अगर तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, दूसरा जवाब आपका गलत है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इनमें से हमारे जुडिशियल रिव्यू ये हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? हमारे यहाँ पर जो न्यायिक समीक्षा होती है ना, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, अगर संतुष्ट नहीं हुए केस में तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिका से लिया, अमेरिका में ऐसा ही होता है, तो ये हमने न्यायिक समीक्षा का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया। अब आपके सामने फिर से 3 कथन लिखे हुए हैं, आपको पिक करना है कौन सा सही है। आंध्र प्रदेश पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्ट द 3-tier पंचायत राज सिस्टम। स्टेट आर एम्पावर्ड टू इन्वॉल्व देयर ओन पैटर्न इन द पंचायत राज सिस्टम। हिंदी में भी लिखा हुआ आप देख सकते हो। चलिए तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो आंध्र प्रदेश है ये पहला नहीं था, आई होप राजस्थान का नागौर में सबसे पहली पंचायत बनी थी, तो ये तो गया गलत। बलवंत राय मेहता ने 3-tier सिस्टम दिया था, ये सही है। उसके बाद से अगर देखेंगे यहाँ पे राज्य अपना पैटर्न खुद डेवलप कर सकते हैं, ये भी सही है। तो केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है, पहला अगर राजस्थान होता तो ये भी सही हो जाता। जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट किस नदी के तट पर देखने को मिलेगा? बरकरा है, स्वर्ण नदी है, दामोदर है, या अजय रिवर है? जल्दी से बता देंगे फटाफट। जमशेदपुर हमारा जो आयरन प्लांट है ये कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो जमशेदपुर रांची ये दोनों हमारे जिस नदी के किनारे उसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर आपको टिक करना है, जवाब आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? सिप्रा है, बेतवा है, काली सिंध है, या पार्वती नदी है?
भाई चंबल नदी में कौन सी नदी जाके नहीं मिलती है? तो दोस्तों हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यमुना, अपने हरियाणा से भी होके जाती है ना, हरियाणा से दिल्ली में आती है। तो इसमें कई सारी नदियां मिलती हैं, जैसे कि चंबल रिवर मिलती है ना। चंबल के बाद इसमें एक और रिवर मिलती है बेतवा, और फिर उसके से केन नदी मिलती है। तो बेतवा रिवर जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ना कि चंबल की। तो आपको बेतवा के ऊपर दिल खोल के टिक करना है, जवाब आपका सही हो जाएगा। तो बेतवा इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा हमारा वॉल्केनिक फीचर नहीं है? काल्डेरा, विल्ट, क्रेटर या सर्क? इनमें से कौन सा जो है वो हमारे ज्वालामुखी लक्षण नहीं है? तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये वॉल्केनिक हमारा माउंटेन है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे मैग्मा होता है, और ये अब ऊपर की तरफ गर्म होकर के बाहर निकलने के लिए इस तरीके से लावा बन जाता है और आगे की तरफ जाता है। तो ये जो हमारा ये जो जिस पाइप जैसा ये जो बन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं? वेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारा वेंट है, जब ये अपना इस तरीके से बाहर निकलता है, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कल्डेरा, सॉरी कल्डेरा के नाम से जानते हैं, कल्डेरा। अब ये जब हमारा क्या होता है, जितने एरिया तक ये फैलता है, इसका जो ये एरिया है, जितने एरिया तक ये फैल जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अब ये फटेगा तो ये गर्म जमीन जो है ये क्या करेगा, पिघलाता चला जाएगा। तो जितने एरिया तक ये फैलता चला जाता है, वहां पर एक गोल सा गड्ढा हो जाता है, जिसको हम लोग कल्डेरा बोलते हैं। और जब इसमें पानी भर जाता है, जब ये सुप्त हो जाएगा, है ना, ज्वालामुखी सुप्त हो जाएगा, जब इसमें पानी भर जाता है, उसको हम लोग कल्डेरा झील भी बोलते हैं। तो ये जो एरिया है, जो ये गड्ढा बन गया है पूरा का पूरा, तो ये माउथ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिएटर। ये जो पाइप जैसे जा रहा है इसको वेंट, और जो ये गड्ढा बनेगा, ये जो इंपैक्ट डालेगा जिस एरिया तक, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग कल्डेरा। तो कल्डेरा लेक्स होती हैं। तो सर्क जो है ये नहीं होता है, बाकी के तीनों आपको दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिहंद बांध किस नदी, किस राज्य में है? सही जवाब क्या होना चाहिए? तो रिहंद बांध यूपी में हमारे रिहंद नदी के ऊपर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंग्लिश में तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। पेनेटोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोजेनेसिस या एबायोनोजेनेसिस। तो यहाँ पे मृदा विज्ञान को हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब मृदा विज्ञान होता है। 8 तरीके की इंडिया में मिट्टी पाई जाती है, अध्ययन किया होगा आपने। हमारे वायुमंडल में प्रति किलोमीटर आगे बढ़ने पर कितना टेम्परेचर ह्रास होता है? 7.5 डिग्री, 6.5 डिग्री, 9.5 डिग्री, 5.3 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर डिक्लाइन होता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस। 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे अर्थ का नॉर्मल लैप्स रेट है पर किलोमीटर में। तो 6.5 डिग्री जो है वो लैप्स कर जाती है हमारी पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, क्रास्ट जो हमारे फॉर्मेशन होते हैं आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? क्रास्ट फॉर्मेशन जो बनती है ये कहां पर बनता है? आकृतियां। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारे चूना पत्थर वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये क्रास्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है भेड़ा घाट, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी के जो चूने के अंदर जो चूने के मार्बल्स पाए जाते हैं उससे ये निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ पर इनमें से जो पर्वत या घाटी पवने होती हैं, जैसे कि रॉकी माउंटेन से हमारी निकलती है एक पवन, हमारे यहाँ से जो है सहारा से एक माउंटेन चलती है हरमटन, है ना। तो अभी आपको बताना है कि उन पवनों को क्या बोलते हैं जो हमारे पर्वत या घाटी से स्पेशल एरिया से निकल रही है। जैसे रॉकी से चिनूक निकल रही है, सहारा से हरमटन निकल रही है, हमारे यहाँ पे लू चलती है। तो ये हमारी जो पवने हैं स्थानीय पवने या लोकल विंड के नाम से इनको हम जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस व्यक्ति ने संविधान को पहचान पत्र बोला था? कि भैया ये संविधान जो है ये पहचान पत्र है। किसने बोला था? पंडित नेहरू जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, एन.के. पालिकावाल है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है? किसने बोला कि भैया हमारा जो संविधान का पहचान पत्र है वो प्रस्तावना है? तो देखिए हमारे यहाँ पर जो प्रस्तावना है वो उद्देशिका से आई थी, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आई थी, नेहरू जी उसको लेके आए थे। हमारे यहाँ पर जो एन.ए. पालिकावाल है, इन्होंने इस प्रस्तावना को बोला कि ये हमारे संविधान का पहचान पत्र है। किसी भी बुक का जो सबसे पहला पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब सी नंबर। इनमें से किस राज्य में हमारे एंथ्रासाइट कोयले के बड़े बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे? तो देखिए सबसे अच्छा बेस्ट जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे जो हमारा बेकार क्वालिटी का होता है वो होता है पीट। पीट जो है वो सबसे खराब होता है और एंथ्रासाइट बेस्ट होता है। तो हमारे यहाँ पर पीट के बाद आता है कौन सा? पीट के बाद आता है हमारा लेग्नाइट, लेग्नाइट के बाद आता है हमारा विटमिनिस, और फिर आता है एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रासाइट बेस्ट है,
विटमिनिस उसके यहाँ से दूसरे नंबर पे आता है, लिग्नाइट जो है वो खराब में दूसरे नंबर पे आता है, और पीट सबसे खराब होता है। तो विटमिनिस हमारे यहाँ पर रांची, झारखंड, है ना, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको विटमिनिस देखने को मिलेगा। लेकिन एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में भर भर के देखने को मिलेगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना ये किसका संयुक्त उपक्रम है, जरा देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ये हमारे किसके ऊपर बना हुआ है, ये हमारे बना हुआ है सतलज रिवर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, ये हमारे जो संयुक्त उपक्रम है ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को सिंचित करता है। तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश भी होता तो मुझे लगता है कि और अच्छा हो जाता। हिमाचल प्रदेश में भी ये आपका दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपका राजस्थान नहीं है ना। तो ये हमारा जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ये होने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं। अभी हमने देखा कि उत्तरी मैदान में खासतौर पे हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ पे ठंडियों में जो बारिश होती है उसका मुख्य रीजन क्या है। ट्रेड विंड की वजह से, डिट्रीटिंग माउंटेन है, साउथ वेस्ट माउंटेन है, या हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बारिश की बात कर रहे हैं, अपने तमिलनाडु की बारिश की नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया है, तो यहाँ पर भूमध्य सागर से एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो कि हमारे सेंट्रल एशिया से होता हुआ इंडिया में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूलैंड क्षेत्र जो विकसित हो रहा है, जहां पर कई सारे रिसोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहां पर देखने को मिलेगा? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? कहां पर आपको ये न्यू इंग्लैंड क्षेत्र दिखाई देगा? तो न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो ये हमारे कहां पर है? तो यूएसए में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको ये दिखाई देगा, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। इनमें से कौन सी समिति वित्तीय स्थायी समिति नहीं है? कौन सी जो हमारे है नॉट अ फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी? बिजनेस है, पब्लिक अकाउंट है, एस्टिमेट है, या हमारे कमेटी ऑन अंडरटेकिंग है? क्या होना चाहिए भाई? इनमें से कौन सी जो है वो हमारे नहीं है? तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा कमेटीज जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमारे यहाँ पर जो बिल्कुल यहाँ पे जितने लोग बोले हैं सर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये हमारे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी में सम्मिलित नहीं की गई है। ये हमारे सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीन होती है हमारे स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, लोक लेखा, एस्टिमेट और हमारे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। लोक लेखा जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष के बारे में पिछली बार पूछा गया था, ये हमारे विपक्ष के नेता होते हैं, है ना, लीडर ऑफ हमारे अपोजिशन। विंध्य और सतपुड़ा जहां पर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं उस जगह का नाम क्या है? अमरकंटक, कैमूर, धूपगढ़ या दंडक कार्यण? किस जगह पर जो है वो विंध्य और सतपुड़ा एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तो अगर विंध्य और सतपुड़ा के हम लोग ज्वाइन पॉइंट को देखते हैं तो यहां से हमारी एक रिवर भी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोन, नर्मदा नदी और सोन नदी। सोन नदी हमारे पूरब की तरफ बहती है और नर्मदा जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है। और यही जो पॉइंट है जहां पे हमारे विंध्य और सतपुड़ा मर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस जगह को हम लोग सतपुड़ा में कंसीडर करते हैं। अमरकंटक जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत के संदर्भ में कौन सा हमारा सही है? है ना, कौन सा सही है ये बताना है। अरावली पर्वत जो है वो हिमालय से भी प्राचीन है। वलन के फलस्वरूप अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। धूपगढ़ अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से कौन सा कथन सही है? एक और तीन है, केवल दो है, एक और दो है, या केवल तीन है? कौन सा स्टेटमेंट आपको सही दिखाई देगा? तो बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना है। तो अरावली पर्वत के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, प्राचीन वलित पर्वत है, हिमालय से भी प्राचीन है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ नहीं है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो माउंट आबू में देखने को मिलेगा, ये सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये गलत हो जाता है, केवल एक और दो आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जुहारी जो नदी है इसके मुहाने पे कौन सा बंदरगाह है? मुरंगाओ पोर्ट है, विशाखापट्टनम है, एन्नोर है, पारदीप है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जवाब देते चलिए बढ़िया तरीके से। तो हमारे यहाँ पर जो जुहारी नदी है उसके मुहाने पर कौन सा बंदरगाह आपको देखने मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन, शानदार है। तो जुहारी नदी के मुहाने पे अगर आप देखेंगे जो हमारा पोर्ट है उसका नाम है मुरंगाओ पोर्ट, जो कि गोवा पे आपको दिखाई देगा, पणजी के पास में आपको ये दिखाई देगा। तो मुरंगाओ पोर्ट इज राइट आंसर, है ना। तो याद रखिएगा गोवा में आपको ये दिखाई देगा। इनमें से लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क मुझे जाना है। मैप में देखिए, मैप अगर आपने अच्छे से देख रखा है तो आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज परेशान हो जाएंगे। तो मुझे किस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा? बाज कैलिफोर्निया, प्रायद्वीप को पार करके जाऊं, मिल्गन को पार करके जाऊं, पनामा नहर के थ्रू जाऊं, या क्रॉक जल संधि के थ्रू जाऊं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार।
तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम सही जवाब की बात करते हैं कि हमारे न्यूयॉर्क से अगर आपको लॉस एंजलिस जाना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा पनामा नहर को। पनामा नहर जो है ये हमारे साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका से। और आपको अगर मिडिल मतलब हमारा जो अमेरिका यूएसए है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके अगर मिडिल में जाना है तो आपको पनामा नहर के थ्रू अगर जाएंगे तो आपको रास्ता आसान पड़ेगा और ये सबसे शॉर्टकट भी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरेनियम के समस्थानिक जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कौन सा है? 230 है, 235 है, 245 है, 225 है। 92 यूरेनियम, 92 यूरेनियम का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। बताइए यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है आपका, साइंस का। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सही जवाब है 92 यूरेनियम 235, है ना, ये ऊपर की तरफ लिखा रहता है। चलिए अब आपके सामने कुछ घास के मैदान है। सॉरी वो हिंदी में जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इंग्लिश में थोड़ा इधर उधर हो गया, हिंदी में देखिए। सवाना पूर्वी स्थान, लानोस ब्राजील, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड साउथ अफ्रीका। अब आपको बताना कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। जरा हिंदी वाले को देखिएगा प्लीज एक बार। तो अगर हम यहाँ पे सही जवाब की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो हमारा है कौन सा? 1, 3 और 4। सवाना बिल्कुल अफ्रीका में पाए जाते हैं। लानोस जो मैदान है ये आपको अर्जेंटीना में पाए जाएंगे, ब्राजील में नहीं पाए जाएंगे, है ना। ब्राजील में हमारे कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। तो ये आपका गलत है। पंपास और लानोस अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ये सही है। वेल्ड हमारा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी सही है। तो भैया यहाँ पे सही जवाब है डी नंबर। सॉरी जितने लोगों ने गलत किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से 2011 की जनगणना में हमारे निगेटिव में जो ग्रोथ रेट हुई वो कौन सा हमारा स्टेट था? मणिपुर, अरुणाचल, केरल या नागालैंड? कहां पर निगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी? निगेटिव का मतलब है जनसंख्या बढ़ने की जगह पे जो है वो घट गई है, जनसंख्या बढ़ी नहीं है, उल्टा घट गई है। तो जनसंख्या जहां पर बढ़ी नहीं घट गई है उस राज्य का नाम है हमारे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पॉइंट कुछ 92 निगेटिव में जनसंख्या बढ़ गई है ना, जो कि आपको याद रखना है। तो डी नंबर है, यहाँ पे जनसंख्या घट गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अभिकथन और कारक है। अब आपको बताना है कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का अर्थ है समान परिस्थितियों में कानून के अनुप्रयोग की समानता होनी चाहिए, सभी व्यक्ति प्रकृति उपलब्धि और परिस्थितियों में समान है ना। इनमें से कौन सा सही है? ए आर का सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। सभी व्यक्ति हमारे न्याय, है ना, कानून के समक्ष समान है ना। नेचर और सरकम चांसेस यहाँ पे नहीं था। तो सभी व्यक्ति हमारे कानून के समक्ष समान है, जाति धर्म के आधार पे समान है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए तो ये सही था आपका, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कुछ बैंक दिए गए हैं और उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया गया है। अब आपको मैच करना है भाई किसका गठन कब हुआ था। शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सिम बैंक, ये लिखा हुआ है एक्सिम बैंक। ये हमारा आईडीबीआई बैंक लिखा हुआ है, ये हमारा आईसीआईसीआई बैंक लिखा हुआ है, और ये हमारा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। अभी देखो कुछ आसान हुआ। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी खासतौर पर बैंकिंग वाला हिस्सा तो थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा ही कर लेंगे इसको। चलिए तो यहां पर जो सही जवाब होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और नाबार्ड, ये दोनों हमारे 1982 में बने थे। आईडीबीआई बैंक का गठन 1962 में हुआ था। अब हम यहां पे देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का गठन 1955 में हुआ था। अब आपका बचा डी नंबर। तो ये जो हमारा सही मेल खा रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है वो सही मेल खा रहा है। आप देख सकते हैं ए का 3 है, बिल्कुल सही है, बी का 2 है ना, सी का 1 है और डी का 4 है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जितना पैसा हमारे पास आया, ठीक है, जितना पैसा हमारे पास आया और जितना पैसा हमने खर्च किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, उसमें से जो हमारा लोन देने में पैसा गया उसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। इसको कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था? बजट आपको मैंने बोला कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, उसके फिगर अच्छे से याद करिएगा। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने पूरा रिवीजन किया होगा। 2011-12 में आया था, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से जाइए, बचे हुए समय में फैक्ट को याद करिए, है ना। शेर मत समझिए अपने आप को, क्योंकि शेर भी ढेर हो जाते हैं कभी कभी अगर वो अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।